किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफरनामा होता है। हम एक सफरनामे के साथ आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सफरनामे में आज हमारे साथ हैं मुक्ता सोनी जी, जो तालवेट की नगर पंचायत अध्यक्षा रही हैं 3 बार। तमाम काम की हैं। आज उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी है मुक्ता सोनी जी। मुक्ता जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सौरभ जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सफरनामे में हम लोग अधिकांश कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं जिनने अपने जीवन में अचीवमेंट किया है उनके जीवन परिचय के बारे में बताएं। तो थोड़ा सा आप अपने जीवन परिचय पर वो थोड़ी दृष्टि डालें, जिसमें आपका बचपन कैसा रहा, कौन से परिवार में आपका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, थोड़ा सा बचपन के बारे में आप बताइए। जी, मैं झांसी की हूँ सौरभ जी, और मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में कार्यरत रहे। माताजी मेरी एकदम सुलझी हुई कुशल गृहिणी थी, और लेकिन बहुत अधिक प्रतिभावान थी मेरी माँ। सिलाई स्कूल मेरी मम्मी ने घर में चलाया। 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, और ननिहाल मेरी ललितपुर में है। पूरी मेरी एजुकेशन झांसी की है। पहले लोकमान्य तिलक स्कूल, जो आपने नाम सुना होगा शायद, मैंने इंटर तक लोकमान्य तिलक में पढ़ाई की। उसके बाद बीकेडी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई। अच्छा, बचपन में कई सहेली होंगी, कई दोस्त बने होंगे, ऐसे जो स्कूल के टाइम के बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, उस टाइम पे टिफिन में खाना भी खाते होंगे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, लोकमान्य तिलक की यादें तो कहिए कि अभी तक ऐसे लगता है कि कल की बात है। और आज मोबाइल जब हमारे हाथ में है तो सबसे सुखद ये है कि शादी के बाद सहेलियां एक दूसरे से नहीं मिल पाती थी। दोस्तों का तो ये है कि हम एक ही शहर में रहते हैं, तो हमारा जो बचपन के साथी होते हैं वो हमें हमारी वृद्धावस्था तक साथ में रहते हैं। लेकिन सहेलियां जो अलग अलग शहरों में चली जाती हैं, बहुत कम मिलना होता है। लेकिन मोबाइल में आज हम व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर सब में जी सब सोशल मीडिया का उपयोग सही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुरु, क्योंकि टीचर का एक बड़ा योगदान होता है, तो कोई टीचर, कोई ऐसी कोई महिला टीचर या पुरुष टीचर जिन्होंने बड़ा एक आपका लगाव रहा, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। मैं लोकमान्य तिलक में पढ़ती थी गोस्वामी जी। तो ये एक मराठी संस्था द्वारा संचालित स्कूल है और गर्ल्स स्कूल है, और सारी टीचर्स मेरी मैम थी। एक हमारे यहाँ 11th और 12th में सुश्री प्रभा गढ़वे मैडम थी, हिंदी साहित्य की। और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर पूरा उनका छत्र छाया उन्हीं की है, क्योंकि जब वो हिंदी बोलती थी, पूरे फर्स्ट और सेकंड पीरियड 2 पीरियड में प्रभा मैम के रहते थे, और मैं उनको हिंदी में ऐसे रख के हाथ और उनकी हिंदी सुनती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस समय इधर ही रुक जाए क्योंकि वो इतना सुंदर बोलती थी हिंदी में कि मुझे बहुत बहुत अधिक इम्प्रेस। आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं, कभी कभी भाषण जब देती हैं तो। जी, मुझे हिंदी से जो लगाव हुआ वो 11th और 12th में हुआ। अच्छा, कितनी भाई बहन हैं आप लोग? कितने? हम लोग 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन जी, और मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी जी, 3 बहनें हैं मेरी मुझसे बड़ी, तीनों भाई हैं, झांसी में हैं तीनों। शिक्षा दीक्षा सबकी बराबर है कि कुछ जी अंतर? जी बिल्कुल। हम लोग, मेरा मायका जो था वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे गए हम लोग। सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी नौकरी में थे, तो ना तो व्यापार की तरफ उनका कभी व्यापारिक पृष्ठभूमि घर की नहीं रही। बच्चों को पढ़ना है, समय से स्कूल जाना है, बस ये दिनचर्या रहती थी। और राजनीति तो दूर दूर तक नहीं थी। बस मेरी दादी, चूँकि दादाजी जल्दी एक्सपायर हुए होंगे जब मैं हुई नहीं थी, तो दादी का झुकाव राजनीतिक था। जो हमारे यहाँ सांसद थी सूर्यमुखी शर्मा, उनके साथ उनका उठना बैठना था। लेकिन पिताजी माताजी का बिल्कुल नहीं था, ना हम बच्चों पर था। फिर जो राजनीतिक हमने वातावरण देखा वो ससुराल में ही देखा। अच्छा, शादी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? नहीं, बिल्कुल अरेंज मैरिज शादी मेरी जी, पूरी बाकायदा जन्म पत्री मिलाकर। अच्छा, यहाँ शादी के बाद ससुराल में आने के बाद कौन सा अनुभव? क्योंकि एक तरफ अभी जब मायके में रहते एक बड़ी छूट रहती है, बड़ी आज़ादी रहती है, ससुराल में आने के बाद क्या देखने को मिला? क्या परिवर्तन? ससुराल में किसी प्रकार की कोई पाबंदियां कभी नहीं रही, क्योंकि यहाँ भी ये लोग बड़े खुले माहौल के थे, ससुर जी मेरे। लेकिन उनका ससुर जी का नाम इधर इतना था कि उस नाम के आगे हम लोगों को आगे बढ़ने में बहुओं को थोड़ा सा सोचा ही नहीं कभी कि कोई दिक्कत इस सीमा को कभी लांघना है या इस मर्यादा को तोड़ना है। दादाजी ने जो कह दिया
बस वही रहा। एक डिसिप्लिन रहा परिवार जी, में। कितने परिवार में कितने आपके पति, कितने भाई हैं? हाँ, मेरे पति 4 भाई और एक बहन है। श्रीमती सीता ड्योड़िया जी सबसे बड़ी हैं ललितपुर में, और चारों भाई ये लोग तालबेट में ही थे। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, राजनीति में एकाएक कैसे आप प्रवेश कर गई? क्योंकि झांसी से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही या फिर तालबेट से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार जब हुई? मेरी शादी हुई तब मेरे पति पार्षद थे। इन्होंने 96 का ना विवेक, 96 का इन्होंने इलेक्शन पार्षद बनी थी ये, और पार्षद थे और उपाध्यक्ष भी थे ये 12 नंबर वार्ड से। और तब इन्हें समाज सेवा का जो जुनून कहना चाहिए इनके अंदर उत्पन्न हुआ, इन्हें समाज सेवा का जो इनका लंबा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद जब 2006 में महिला सीट आई नगर पंचायत अध्यक्ष की, तो इन्होंने कहा कि अब तुम चुनाव लड़ो, और बस वहीं से ये राजनीतिक जीवन में कई स्ट्रगल भी आए होंगे। आपके जीवन में स्ट्रगल का समय होगा, आपके पति के जीवन में भी बहुत बड़ा स्ट्रगल का समय होगा। वो कौन सा समय था जब ज्यादा परेशानियां जीवन में आई? सबसे पहले तो जब राजनीति शुरुआत हुई 2005 में तभी आई, क्योंकि मेरा छोटा बेटा हुआ नहीं था, होना था। तो बच्चे के साथ राजनीतिक सफ़र शुरू करना बड़ा कठिन है, एक महिला के साथ और एक माँ होने के साथ साथ। एक मेरे बेटे ने शुरू से, छोटे बेटे ने राजनीति का माहौल देखा, और उसे पालने पोसने में भी मुझे बहुत तकलीफ़ें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना मैंने किया है। कई बार बच्चों को घर छोड़कर कार्यक्रमों में गई हूँ, लंबी समय तक बच्चों को घर में छोड़ा, तो ऐसी बहुत बार कई दिक्कतें। पति के जीवन में भी बड़ी व्यापारिक कष्ट आए होंगे, समस्याएं होंगी, वहाँ कैसे संभाला फिर आपने? और चूंकि बड़ा परिवार है, पति आपके कहीं ना कहीं बड़े भाई की तरह हैं, तो और भी छोटे भाई होंगे, उन्हें भी सही होगा। छोटे भाई हैं इनसे, और हम लोग सम्मिलित परिवार में भी हैं। आज हम लोग सभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग हैं। हम जिस घर में भी हम पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है तो हम सभी एक ही हैं। माताजी पिताजी भी हम चारों भाइयों के पास लगातार जाते रहते हैं, रुकते हैं, रहते हैं। हम कुछ भी हमारे बीच में बटा ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी लड़ाई नहीं हुई पति पत्नी में? कई बार झगड़े तो होते ही हैं। सही बात। कभी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर लड़ाई हुई कि पारिवारिक जिम्मेदारियां ना निभाने के? कई बार देखिए, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से जब भी थकान और तनाव महसूस होता है तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन इन्हीं के ऊपर उतरती थी। बच्चों को मैंने जब कम समय दे पाया, बच्चे दुखी हुए, तो एक स्वाभाविक बात है कि आप इंसान हैं, और इंसानी भावनाएं जब आपके हाथ में नहीं रहती तो फिर कई बार इनके ऊपर गुस्सा भी उतरा है, और कई बार लड़ाइयाँ भी, बहस भी हुई है। ऐसा जीवन का कोई ऐसा राजनीतिक समय में ऐसा समय जब आपको ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा, ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, मैंने जब तीसरे कार्यकाल के बाद जो समय निकला, ये बहुत मानसिक पीड़ा, बहुत मानसिक वेदना मैंने सहन की है। और कहना चाहिए कि राजनीति से जो एक मन दुखी होता है, कहना चाहिए भर जाता है मन, वो इस तीसरे कार्यकाल में मुझे कई बार उसका सामना। लेकिन कभी कभी राजनीतिक थकावट के बाद जब अपने पति बच्चों के पास पहुंचते हैं जी, आजकल आप उस समय को आप जी भी रही हैं, तो कैसा महसूस होता है? बड़ा सुकून टाइप का, बच्चे बड़े प्यार। मैंने लास्ट 1 तारीख को मैं, सौरभ जी, हम लोग खजुराहो गए थे। खजुराहो बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी पहुंच गए थे। और उन 3 दिनों में बच्चों का ये कहना था कि ये क्वालिटी टाइम मम्मी पता नहीं कितने सालों बाद मिला, क्योंकि वहाँ बस हम चारों बड़े सुकून से खजुराहो के मंदिरों में बैठे रहे। जो परिवार का, जो बच्चों का साथ है, वो मैंने बहुत उसको मिस किया। छोटा बेटा जिसको तो मैंने बहुत ही कम समय दिया है, और अब फिर से छोटे बेटे को दिल्ली भेजना है, उसी की तैयारी आजकल मैं कर रही हूँ। तो राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन के और बीच में, चूंकि आप ऐसी महिला हैं जो चर्चित रहती हैं, बहुत कुछ किया भी, तो लोग एक कहीं ना कहीं आपके प्रति झुकाव भी है। लोग जानते हैं कि मुक्ता सोनी मतलब तालबेट मतलब मुक्ता सोनी परिवार, कहीं ना कहीं ये चर्चा होती, तो तालबेट की पहचान मुक्ता सोनी से भी होती है। तो कहीं आपको ये नहीं लगता, कभी घमंड नहीं आया, कभी ईगो नहीं आया कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत बड़े नेता हो गए, तो परिवार में हम कोई काम भी नहीं करेंगे? देखिए सौरभ जी, ये तो हम सब जानते हैं कि नगर पंचायत बहुत छोटी सी इकाई है। बड़े नेता कैसे होंगे? हम तो एक छोटी सी नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष थे। इसके बाद तो नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा, सांसद, ये तो एक छोटी सी चींटी मात्र है। और घमंड की तो कोई बड़े बड़े नेता आ रहे, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी आ रहे, तालबेट जाएंगे, वहीं देखेंगे वहीं कुछ हुआ है,
तो ये तमाम चीजें घमंड नहीं आता अंदर अब से बड़े बड़े लोगों के बीच में हमें? घमंड की कोई बात ना ऐसी हुई है, ना ऐसे कोई काम हुए हैं। हाँ, जनता ने लगातार मुझे अपना स्नेह और प्रेम दिया है, जिसके चलते हम लोगों ने कुछ अचीव भी किया। कई सारी उपलब्धियां नगर पंचायत। झांसी की रानी से क्या सीखा आपने? झांसी की रानी, अब झांसी की रहने वाली। बिल्कुल, झांसी की रानी ने मुझे हमेशा मैंने उन्हें अपने एक आदर्श की तरह अपने जीवन में रखा है। और राजनीति से अलग भी जब भी मैं एक आखिरी सांस तक रानी लक्ष्मीबाई को अपने आदर्श बनाकर रखूंगी, क्योंकि उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक संघर्ष आपको करते रहना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अच्छा लगता है। उन्होंने हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, जो देखिए ना आप, आज़ादी के पहले कितनी गंभीर समस्या थी, कई व्यवस्थाएं खराब थी। तो और राजनीति में रहकर भी मैं, वैसे भी मैं ये छुआछूत और इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी। काफी बाबा साहब लगातार शिक्षा को लेके बात करते थे। अगर हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी, अपने हकों की बात करना है तो पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा के तौर पर यदि महिला, आप कितना अपने आप को मानती? चूंकि आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया, जब जाके आप राजनीतिक तौर पर इतनी मजबूत हुई, तो शिक्षा को कितना, खासतौर से महिलाओं को कितना शिक्षित करने की आवश्यकता है? हमें कहीं ना कहीं, जैसे कहना चाहिए, अंधेरे में एक आपको एक संबल, एक सहारा मिल जाए, ऐसी शिक्षा आपका संबल और सहारा बनती है हमेशा। मैंने जब पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, संस्कृत, हिंदी और साथ में पॉलिटिकल साइंस, मुझे बड़ा रोचक विषय लगता था राजनीति शास्त्र। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे राजनीति करनी है और ये राजनीति शास्त्र मेरे इतने काम में भी आएगा, लेकिन वो की गई पढ़ाई मेरे काम में आई, क्योंकि वो शिक्षा ही मेरे लिए वरदान बन गई। तो मैं तो हमेशा से, हर मंच से मैंने बेटियों से, बहनों से यही कहा है कि आप शिक्षित होइए, अपनी एजुकेशन को बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सबसे आपका मजबूत आधार बनता है। अगर आप शिक्षित हुई हैं तो आप सक्षम एक ना एक दिन अवश्य ही हो जाएंगी। गुप्ता जी, 15 साल का एक बड़ा आपका कार्यकाल रहा, कैरियर रहा, कभी अपशब्द मुंह से नहीं निकले? कभी आखिर ऐसा क्यों? अधिकांश नेता गलत बोल जाते हैं, आपके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकले, क्यों? देखिए, ये तो माता सरस्वती की कृपा रही कि उन्होंने जीवा को मेरी फिसलने नहीं दिया। अच्छी बात या कैमरा वहां नहीं पहुंचा जहां हम गुस्सा हो रहे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तालबेट से कितना लगाव है अब? तालबेट से मुझे बहुत लगाव है, बहुत बहुत लगाव। कितना, क्या है तालबेट? ऐसा क्या है तालबेट में? देखिए, तालबेट मेरी ससुराल है और तालबेट की जनता ने मुझे बहुत अधिक प्रेम दिया है। तालबेट के बच्चे बच्चे को मुक्ता सोनी का नाम पता है। 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चे, बुजुर्ग, इधर के माताएं, बहनें मुक्ता सोनी नाम जानती हैं। भले ही कितने लोग ऐसे हैं, यूथ ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ने चले गए, वो ऐसे हैं जो मुझे बाई फेस नहीं जानते, बाई फेस मुझसे नहीं मिले, लेकिन वो मुक्ता सोनी का नाम जानते हैं। सास भी कभी बहू थी, आप भी कभी, मतलब अभी बहू थी, बहू हो, अब आप भी कहीं ना कहीं बहू लाने की तैयारी में। अरे अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, छोटे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल और लेंगे हम इसी के बीच में। कोई ऐसी चीज जो अभी रह गई हो करने के लिए, कुछ ऐसा कि एक नई चीज की शुरुआत करनी है, नई पारी की शुरुआत करनी है? नई पारी तो देखते हैं, अभी कहीं ना कहीं कुछ तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि मुझे मेरे बच्चों को, छोटे बेटे को सेटल करना है, और इसलिए 2-3 महीने का ये ब्रेक है। और लगातार 17 साल मैंने काम किया है, तो ऐसे घर में तो मैं खुद भी, मुझे बोरियत होती है, और ये जो समय है इसका सदुपयोग समाज के लिए हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम सरकार बड़ी चर्चा का विषय। आप आध्यात्मिक बात भी करती हैं, आपने धार्मिक तौर पर तालबेट में जितने भी धार्मिक स्थल हैं अधिकांश उनका सौंदर्यीकरण भी करा है, तो कहीं ना कहीं धार्मिकता से जुड़ी है। एक ऐसे संत, युवा संत सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के विकार दूर करने में कामयाब रहे हैं, चाहे वो जो उल्टे सीधे कर्म है, खाने पीने की चीजें, उसको लेके, और लोगों को थोड़ा सा धार्मिक बना रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कितना आप मानती हैं कि आप प्रभावित हैं कि नहीं है? मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बहुत प्रभावित हूँ, और अभी मैं खजुराहो से लौटकर हम बागेश्वर धाम के दर्शन करके भी आए हैं सब परिवार। और आपको एक और अच्छी खबर सुनाऊं कि मेरे छोटे बेटे का हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ, और उसी दिन बागेश्वर धाम में ही DU से फ़ोन आया कि आपका एडमिशन अप्रूव हो गया है। तो ये भी बागेश्वर धाम सरकार की कृपा बच्चे पर बनी है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए तो कम शब्दों में ये कहा जाए कि वो कट्टर हिंदू हैं, जो सबसे अधिक प्रभावशाली उनकी बात है। वो कट्टरता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, जिस मजबूती से भगवा ध्वज लिए खड़े हैं,
और हिंदुओं की वापसी करा रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, वो बहुत प्रभावित करता है। आप चूंकि राजनीति से पढ़ी लिखी हैं, कोई ऐसा राजनेता जो आपके जीवन को प्रभाव डालता हो? हाँ, आजकल तो ये तो समय स्वर्णिम काल है। ये तो जब मोदी जी आपके सामने हैं, योगी जी आपके सामने, तो ये तो स्वर्णिम काल है। कितने सारे नेता ऐसे हैं जो आज आपके आदर्श बन सकते हैं, और जैसे कि हमारी सुषमा स्वराज जी जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया, और महिलाओं को उनके लिए तो बहुत देखना चाहिए। मायावती जी ने भी बहुत लड़ाई लड़ी है। जी, मायावती ऐसा नहीं है, लेकिन तो मुझे सुषमा स्वराज जी अकेली क्यों याद सुषमा है? स्वराज जी मुझे ज्यादा मतलब एक मतलब शादीशुदा महिला किस तरीके से परिवार को संभाल रही, राजनीति भी कर रही और बड़े पद पर भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर उन्होंने भारत की जो छवि रखी विदेश मंत्री रहते हुए, तो उनका वो कार्यकाल, उनका वो पीरियड मुझे। कोई हॉबी आपकी हो तो वो, और आखिरी में कोई भजन कीर्तन कुछ भी आता हो, कोई ऐसा कुछ हो आप जो आप बोल सकती हो? आप तो रहने दीजिए, अब आप सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता जी हमारे साथ थी सफरनामे में। आज हम लोगों ने मुक्ता सोनी के बारे में जाना है, तमाम बातों पर चर्चा की है। ऐसी किसी नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। जी।